प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। पीएम का तमिलनाडु के सेलम में जनसभा करने का भी है कार्यक्रम। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएमके के बीच हुआ चुनावी गठबंधन। समझौते के तहत पीएमके को मिली 10 लोकसभा सीटें। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही बैठक में घोषणा पत्र पर लगेगी मोहर। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर 36 लाख के इनामी 4 नक्सलियों को किया ढेर। और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। आज राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज पलक्कड़ के कोटा मैदानम से अंचुविलक्कू तक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दक्षिण भारत अभियान के तहत आज तमिलनाडु के सेलम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मिशन 400 पार के तहत प्रधानमंत्री की इस चुनावी जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। इसी क्रम में तमिलनाडु में भाजपा और पट्टाली मक्कल काची के बीच गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में पीएमके को 10 सीटें मिली हैं। इस नए गठबंधन पर पीएमके के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बुमणि रामदास ने कहा है कि तमिलनाडु में लोग अब बदलाव चाहते हैं। In Delhi. Today, Pattali Makkal Katchi has decided to join the NDA in Tamil Nadu, and an agreement was signed by my leader, Dr. Ramdas, and BJP State President, Mr. Annamalai. And we are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu for a change. PMK, we have been allotted 10 parliamentary constituencies in Tamil Nadu, and we are confident that we will have a great victory in the coming elections in Tamil Nadu as well as India. वहीं लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी बीजेपी के नेताओं से वार्ता अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर अंतिम रूप दिया जाना है। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। समिति के संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं। अन्य सदस्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। समिति के प्रमुख पी चिदम्बरम ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र लोगों का घोषणा पत्र होगा।
पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक परामर्श के अलावा ईमेल और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लिए गए हैं। कांग्रेस ने अब तक 2 अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 4 राज्यों की फोर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा में तैनात फोर्स बस्तर पुलिस की मदद करेगी। वहीं हर थाने को कनेक्ट करने के साथ ही इंटर स्टेट बॉर्डर की पुलिस से भी सहायता ली जाएगी, ताकि नक्सली वारदातों को अंजाम देने के बाद यदि दूसरे राज्य में शरण तलाशते हैं तो वहां भी उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में भी मत डाले जाएंगे। लोकसभा एवं कांकर लोकसभा हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस दौरान आवश्यक सभी सुरक्षा बंदोबस्त की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा लगातार अपना एरिया ऑफ डोमिनेट एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त की कार्रवाई की अभी तैयारी की जा रही है। साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य के साथ भी कई स्तर पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है और इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद फिर आगे में एक राउंड और कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जैसा हमारा 4 राज्य से सीमा पड़ते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों के जो सीमावर्ती जिला में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की जाएगी। और अब खबर तेलंगाना से। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। तेलंगाना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5.73 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। ये वाहन मिरियालगुड़ा से खम्मम की ओर जा रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हुई मुठभेड़ में इन नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शाम 4:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर महालक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीते दिनों लखनऊ चौक निवासी रागिनी रस्तोगी ने शिकायत दर्ज कराई थी। MPML कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धारा 153A, 505 क्लॉज 2 और IT एक्ट 67 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। DCP पश्चिम दुर्गेश कुमार ने बताया, पूरे मामले की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है, लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। BRS नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। के कविता ने ये याचिका 2023 में दायर की थी। ED द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रहा था। के कविता ने गिरफ्तारी के बाद एक नई याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी है। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और MD आचार्य बालकृष्ण द्वारा अवमानना नोटिस पर जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। भारतीय वायुसेना के विमान IAF AN-32 ने ऑपरेशन सद्भावना के जरिए गंभीर रूप से घायलों को लेह से चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया है। लद्दाख और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने के कारण भारतीय वायुसेना नागरिकों के लिए एकमात्र लाइफलाइन बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट योजना को लेकर अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान हितधारकों ने प्रभावी वितरण के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से रचनात्मक चर्चा की। भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर की सह अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडिया एक्जिम बैंक और मालदीव सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। दोनों पक्षों ने परियोजनाओं का आकलन किया और प्रगति में आने वाली चुनौतियों का समाधान पर चर्चा की। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने अपने देश के अपहृत जहाज और नागरिकों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश की सराहना करता हूं। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। देश में इंश्योरेंस सेक्टर का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक भी इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी के मुताबिक पिछले 9 साल के दौरान इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 54,000 करोड़ रुपए का FDI आया है। विवेक जोशी का कहना है कि सरकार ने अपनी नीतियों में ढील दी है, जिससे विदेशी निवेशक बड़ी संख्या में भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले बीमा सेक्टर में FDI लिमिट सिर्फ 36% थी, लेकिन साल 2015 में केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर पहले 49% और फिर 2021 में 74% कर दिया। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए FDI लिमिट को साल 2019 में बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी का कहना है कि इन नीतिगत बदलावों से बीमा सेक्टर में विदेशी निवेशकों के लिए रास्ते पूरी तरह से खुल गए हैं और उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया है। जोशी के मुताबिक FDI के साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले 1 दशक के दौरान बीमा कंपनियों की संख्या भी 54 से बढ़कर 70 हो गई है। इस दौरान बीमा सेक्टर की ग्रोथ मापने वाले बाकी पैमानों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टार्टअप महाकुंभ में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो सरकार के साथ मिलकर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के साथ जुड़े स्टार्टअप सरकार से जेम पोर्टल के साथ जुड़े हैं, जहां उन्हें नए ऑर्डर्स मिलने में मदद मिल रही है। 37,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट मार्केटप्लेस जेम के CEO प्रशांत कुमार सिंह ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र के साथ। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2024 इतिहास में याद रखा जाएगा जब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट मार्केटप्लेस, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या कुछ मदद मिल रही है जेम प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेम के CEO मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम जेम, कनेक्शन क्या है और फोकस क्या है? पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे। हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है। और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हम खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ।
अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खुद में एक स्टार्टअप है, आपने शुरुआत की और आज कई सारे माइलस्टोन्स आपने ऐसा सही क्या किया जो इस स्केल पर पहुंचे और कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने इस हाइट तक पहुंचाया है जेम को? हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है। और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें। तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चने आ रही हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी। बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है। यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और जेम कैसे एक और विंग दे रहा है उनको अगली उड़ान के लिए? स्टार्टअप्स जो DPIIT में रजिस्टर होते हैं वो हमारे यहाँ पोर्ट आउट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया है, हमने अपना एक स्टार्टअप रनवे लॉन्च किया है। रनवे क्यों बोलते हैं कि ये वो प्रोडक्ट होंगे जो कि अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, एक स्टार्टअप ने बनाया था एक रोबोटिक स्कैवेंजिंग मशीन। तो वैसा कोई मशीन थी नहीं, तो गवर्नमेंट बायर कैसे खरीदेगा? लोग बोलेंगे भाई तुम पास परचेज हिस्ट्री दिखाओ, टर्नओवर दिखाओ। तो वो सब स्टार्टअप रनवे में एग्जेम्प्ट है। तो वो सिर्फ बायर डिसाइड करेगा कि मैं मुझे लेना है कि नहीं, अपना ऑल्टरनेटिव से मैच करेगा कि ये कॉस्ट कंपैटिबल है कि नहीं, कितना एफिशिएंट है। और हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है ये। कोई टारगेट है सर स्टार्टअप को सेंटर करते हुए जेम का कितना कुछ हो सकता है टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कुछ भी मैं तो मैक्सिमम चाहूँगा, अभी ऐसे 23,000 कर रहे हैं, पर उस 23,000 में हर वो चीज़ नहीं है इनोवेशन वाला। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम ये करेंगे कि जहाँ पे जो स्टार्टअप्स इनोवेट करके आ रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसको हम इंकरेजमेंट देंगे। इस इवेंट के बाद हम लोग स्टार्टअप से इंडिविजुअली भी एसोसिएट करेंगे, एज ए ग्रुप भी करेंगे, एज अ सेक्टर भी करेंगे, स्टेट वाइज है वो भी करेंगे, ताकि जितना कंट्रीब्यूट कर सके। हमें पता है स्टार्टअप का दर्द और हमें पता है स्टार्टअप की सक्सेस, तो उस माध्यम से हम उसको सबको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से 23,000 जेम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलना अगर पक्का होता है तो स्टार्टअप के अंदर एक नया जुनून होता है कुछ कर दिखाने का और कुछ ऐसे सोल्यूशंस जो कि ग्रैंड चैलेंजेस का समाधान दे सकते हैं देश और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी, उनको एक नई पहचान इस इन्वेस्टर महाकुंभ से मिलने जा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़ भारत मंडपम, दिल्ली। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को डिविडेंड से शानदार कमाई हो रही है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 61,149 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जिनमें सरकार के पास माइनॉरिटी स्टेक है। यह आंकड़ा इन कंपनियों से मिले डिविडेंड का नया रिकॉर्ड है। सरकार उन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है जिन्होंने प्रोत्साहन राशि वापस नहीं की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने फेम 2 योजना के तहत गलत तरीके से सब्सिडी का दावा किया था। PMP के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण 3 मूल उपकरण निर्माताओं को सरकार को करीब 310 करोड़ रुपए वापस करने हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की। नए नियम चोरी या क्षति के कारण नया सिम लेने के 7 दिनों के भीतर नए सिम कार्ड में पोर्ट करने पर रोक लगाते हैं। ट्राई का कहना है कि नए नियम दूरसंचार विभाग के सुझावों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बनाए गए हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। देश के विमानन क्षेत्र में हाल में उतरने वाली विमानन कंपनी फ्लाई91 ने सोमवार को गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए पहली उड़ान भरते ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। क्षेत्रीय विमानन कंपनी ने बेंगलुरु से सिंधुदुर्ग के लिए भी अपनी पहली उड़ान का परिचालन किया। कंपनी ने 1,991 रुपए के विशेष किराए की पेशकश की है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती ऑफर फ्लाई91 के सभी उड़ान क्षेत्रों पर लागू होगा। टाटा सन्स ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 0.65% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचने की योजना बनाई है। समझौते के मुताबिक टाटा सन्स 4,001 रुपए के भाव पर 2.34 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आधार कीमत TCS के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.7% कम है और इसी के हिसाब से टाटा सन्स 9,362 करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम होगी। इस महीने घरेलू बाजार में यह दूसरा प्रमुख ब्लॉक डील होगा। 13 मार्च को ब्रिटिश अमेरिकन टोबैगो ने 17,485 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ITC में 3.5% हिस्सा बेचा।
टाटा स्टील का कहना है कि उसने ब्रिटेन में पोर्ट टालबोट संयंत्र में कोक ओवन का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। टाटा स्टील ने एक नियामकीय सूचना में कहा, कोक ओवन बंद होने के प्रभाव को कम करने के लिए वह कोक के आयात में वृद्धि करेगी। और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का नाम है माई बूथ ऐप। इस ऐप के बारे में जानकारी साझा करते हुए बरेली के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि यह बेहद ही साधारण ऐप है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके अपने इलेक्शन बूथ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। माई बूथ है एक बहुत ही सिंपल ऐप है जो कि जिला प्रशासन बरेली द्वारा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने बूथ पे आके वोट करें, इसके लिए बनाया गया है। बेसिकली ये ऐप कोई भी मतदाता अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके उस पर क्लिक करके अपनी विधानसभा क्षेत्र और अपना बूथ चुनेंगे तो उनको उनके बूथ पे मतदान के दिन उस समय कितने मतदाता कतार में खड़े हैं वो दिख जाएगा। इससे आसानी से लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना वेटिंग है। लोग वोट डालने तब जाएंगे जब 2-4 लोग ही खड़े हों, ताकि तुरंत उनको अपने वोटिंग का समय मिल जाए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देते हुए तालिबान के सीमा बल ने भारी हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है। सोमवार को डूरंड रेखा पर तालिबान और पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर अफगान क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्होंने पक्तिका प्रांत के बरमेल जिले और खोस्त प्रांत के सिपेरा जिले में बमबारी की है। रहवासी इलाकों में हुए पाकिस्तानी हमलों के कारण महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि अफगान धरती से आतंकवादी हमले शुरू नहीं किए जाएं। साथ ही पाकिस्तान से भी संयम बरतने का आग्रह किया है। उनसे कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों में नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कैरेबियाई देश हैती में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी पोर्टो प्रिंस में हिंसा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। शहर में हुई लूटपाट और बिजली उपकरणों की चोरी के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। देश में नई सरकार बनने का इंतजार हो रहा है। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच सामूहिक हिंसा में बढ़त देखी जा रही है। हिंसा के कारण संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिकी और कनाडाई दूतावासों ने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। वहीं अमेरिका ने जानकारी दी है कि एक संक्रमणकालीन परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव अभी अंतिम चरण में है। अमेरिका ने कैरेबियाई देश क्यूबा में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका को नकार दिया है। अमेरिका ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन इन विरोध प्रदर्शनों की साजिश रच रहा है। ये बात बेतुकी है। आपको बता दें कि क्यूबा की सरकार ने पुष्टि की है कि पूरे द्वीप में 5 विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल लगातार अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि क्यूबा में कम्युनिस्ट संचालित सरकार को हटाने के लिए अमेरिका इन प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय वायुसेना के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने वाले 25 खिलाड़ियों और भारतीय वायुसेना की 6 टीमों को सम्मानित किया। इस समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख ने IAF
खिलाड़ियों की उपलब्धियों को रेखांकित और भारतीय वायुसेना की खेल विवरणिका का भी अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों के लिए उनके प्रदर्शन की सराहना की। Indian Air Force is proud of these achievements, and on behalf of all the air warriors of the Indian Air Force, I urge you to keep up the hard work, strive for greater laurels. We hope to see more winners here being felicitated next year, in particular after the Olympics. Let us not only celebrate the past victories, but strive for greater heights in the years to come, breaking boundaries and continue to showcase the indomitable spirit of the Indian Air Force. एक तो इनको मोटिवेशन मिलता है जिन्होंने हार्ड वर्क किया पूरे साल। आप जैसे देखते हैं स्पोर्ट्स बड़ा ग्लैमरस लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है पूरे साल का, जब वही ट्रॉफी जीतते हैं या मेडल जीतते हैं, तो हम इंकरेज करना चाहते हैं ताकि एक तो इनको जो रिकग्निशन मिले जिन्होंने हार्ड वर्क किया है। हमारे 7-8 लोग पिछली बार एशियन गेम्स में भी गए हैं। हम पूरे होपफुल हैं कि ऐसे ही हमारी अच्छी स्ट्रेंथ इस बार ओलंपिक्स में भी जाएगी और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वापस आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और एयरफोर्स का नाम भी रोशन करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।